Hello students, welcome back to this online platform of Bansal classes. Today we are going to discuss another topic in the continuation of 10-minute concept series. आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो गैशियस एक्सचेंज इन लंग्स के बारे में होगा. इसमें ये हम पढ़ेंगे कि कैसे गैशियस एक्सचेंज होता है, ठीक हो रही है बात. और हम साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो एक्चुअल में होती क्या है. तो कई बच्चे जानते होंगे और जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि जो डिफ्यूजन है उसका मतलब होता है कि जब भी कोई गैस मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं. क्लियर हो रही बात. सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारी बॉडी में गैशियस एक्सचेंज जो कहाँ पे होती है, कौन सी ऐसी पर्टिकुलर साइट्स हैं जहां पे ये डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है. तो इसका आंसर आपको मिलेगा कि सबसे पहली जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो एल्वेलाई और ब्लड के बीच में होती है. जब आप इनहेलेशन करते हैं तो एल्वेलाई में जो एयर गई है वो डिफ्यूज होकर के पल्मोनरी कैपिलरीज में पहुंचती है, ब्लड में पहुंचती है. एंड देन जब वो सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है तो ब्लड और टिश्यूज के बीच में फिर दूसरी बार या दूसरी जगह पर क्या होता है, इसका एक्सचेंज होता है. ठीक हो रही है बात. ये डिफ्यूजन साइट बनती है ये एक. तो ये हमने अब तक जाना कि जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो क्या होती है और वो किन दो जगहों पर बॉडी में प्रेजेंट होती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि सबसे पहला है मेम्ब्रेन थिकनेस. कौन सी मेम्ब्रेन? तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थिकनेस. क्लियर हो रही बात. जितनी ज्यादा थिकनेस कम उतना ज्यादा डिफ्यूजन इजी हो पाएगा. सेकेंड फैक्टर है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जितना जो मॉलिक्यूल ज्यादा सॉल्युबल, जो गैस ज्यादा सॉल्युबल, वो उसका जो डिफ्यूजन है वो प्रोसेस उसका ज्यादा इजी होगा. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो हम ये जानते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी से 20 to 25 टाइम्स हायर होती है. तो सॉल्युबिलिटी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है, कितनी ज्यादा? 20 से 25 टाइम्स हायर होती है. ठीक हो रही है किसकी? CO2 की. तो इसलिए ये ज्यादा इजीली डिफ्यूज कर जाएगी. थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस का. क्लियर हो रही बात. तो आइए सबसे पहले समझते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थिकनेस. अब ये हमारे पास है एल्वेलाई, ये हमारे पास है पल्मोनरी कैपिलरी. यहाँ पे हम इसको लेबल कर लेते हैं एक बार. ये हमारी हो गई एल्वेलाई. ठीक हो रही बात. एल्वेलाई की ये जो लाइनिंग है ये किससे बनी हुई है? ये स्क्वैमस एपिथेलियम से. स्क्वैमस एपिथेलियम. ठीक है. फिर ये हमारी क्या है बच्चे? तो ये हमारी पल्मोनरी कैपिलरी है. पल्मोनरी कैपिलरीज जो कि कहां पे प्रेजेंट है? ये हमारी लंग्स में प्रेजेंट है. और किसको कवर कर रही है? तो एल्वेलाई को कवर कर रही है. इसका पूरा पूरा अपना एक नेटवर्क होता है. ठीक हो रही है बात. फिर अब ये स्क्वैमस एपिथेलियम हो गई, ये पल्मोनरी कैपिलरी हो गई. ये पल्मोनरी कैपिलरी भी लाइंड है किससे? एक अलग और तरीके के एपिथेलियम से जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम. ठीक हो रही है बात. फिर एक और मेम्ब्रेन आती है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो इन दोनों की एपिथेलियम के बीच में प्रेजेंट होता है. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? बेसमेंट मेम्ब्रेन. क्लियर हो रही है बात. तो हमने क्या देखा कि अब तक तीन ऐसी लेयर्स हैं जिनको क्रॉस करके ही क्या होगा, गैशियस एक्सचेंज हो पाएगा. सबसे पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई. ठीक हो रही है बात. दूसरा है आपका एंडोथेलियम ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी. एंड तीसरी है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन. जब आप इन तीनों को मेजर करेंगे तो ये पाएंगे कि इनका जो थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर से भी क्या है बच्चे, कम है. और इसी वजह से जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो इतनी इजीली हो पाती है. अगर वो थिक होगी मेम्ब्रेन तो उतना एक्सचेंज ऑफ गैस इजीली नहीं हो पाएगा. ठीक हो रही है बात. तो जो रेस्पिरेटरी थिकनेस है वो डिपेंड करता है कि हाँ भाई कितनी मोटी है कितनी पतली है, और उसी पे मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस आपकी डिपेंड करती है. क्लियर हो रही है बात. नेक्स्ट आ जाते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. सबसे पहले समझते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है. पार्शियल प्रेशर की अगर डेफिनेशन लिखें तो इट इज ए प्रेशर
exerted by an individual gas in a mixture of gases, in a mixture of gases। ठीक है, हो सकता है अभी आपको समझना आया हो, चलिए समझते हैं। ये मान लीजिए एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक हो रही है बात। हमें जानते हैं एटमॉस्फेरिक एयर में हमारी सबसे बड़ी मात्रा में क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक हो रही बात। ये मान लीजिए नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, क्लियर। फिर ऑक्सीजन मिलती है हमें, ठीक है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहती है उससे कम। फिर हम ये ले लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, वाटर वेपर्स हैं, और कुछ अमाउंट में और भी क्या प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है मतलब, ठीक हो रही है बात। तो ये सारी जो गैसेस हैं वो कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, ठीक हो रही है बात। और जो अल्टीमेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, करीब करीब 760 mmHg, ठीक हो रही है बात। करीब करीब 760 mmHg का जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट हो रहा है, किन वजहों से, इन गैसियस मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से, ठीक हो रही है बात। अब क्या जो ये सारी गैसेस हैं, क्या ये इनका जो कंट्रीब्यूशन है प्रेशर को डेवलप करने में वो इक्वल है या अनइक्वल है, तो आंसर है ये अनइक्वल है। कैसे, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, देखिए नाइट्रोजन करीब करीब 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये कितना प्रेशर डेवलप कर पाएगी, सबसे ज्यादा डेवलप करेगी इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, क्लियर हो रही है बात। फिर उससे कम क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन करीब करीब 21% है, तो उसका जो परसेंटेज है वो कम होगा, तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। सेम एज इट इज वाटर का उससे कम होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे कम होगा, क्लियर हो रही बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी ये गैसेस हैं ये कुछ ना कुछ प्रेशर डेवलप करती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अगर हम सारे पार्शियल प्रेशर का सम करें तो क्या आंसर निकल के आएगा, 760 mmHg आएगा, ठीक हो रही है बात। पर अगर हम ये पता करना चाहें कि सिर्फ ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रही है उस प्रेशर को डेवलप करने में, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम इसकी परसेंटेज लेंगे 21%, ठीक हो रही बात, और क्या करेंगे, इस 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड कर देंगे इस 760 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 159 mmHg, ठीक हो रही है बात। इसका मतलब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो ऑक्सीजन है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 159 mmHg है, किसकी वजह से हो पा रहा है, ऑक्सीजन की वजह से हो पा रहा है, और इसी को ही बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक हो रही है बात, कि इस इंडिविजुअल गैस की वजह से कितना प्रेशर डेवलप हो पाया है। सेम एज इट इज अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में करीब करीब 0.04% होती है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है, और डिवाइड करते हैं 760 से, तो ये करीब आ जाएगा 0.3 mmHg का, क्लियर हो रही है बात। तो ये इसका पार्शियल प्रेशर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हो गया, क्लियर हो रही है बात। तो यहां हमने समझ लिया कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये सारी टर्म्स हमने पता कर ली। लेकिन अब इसका रोल डिफ्यूजन में या एक्सचेंज ऑफ गैसेज में कहां देखने को मिलता है, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, एक टेबल बना लेते हैं और उसको फिल आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ CO2, ये टेबल आपको NCERT में मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ हम प्रेशर लिखते चलेंगे, एटमॉस्फेरिक एयर में कितना प्रेशर होता है, ठीक हो रही बात। फिर जब वो गैसेस एल्वुलाई में प्रेजेंट होती हैं तब कितना होता है, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना प्रेशर रखती है, फिर ऑक्सीजनेटेड कितना रखती है, और उसके बाद टिश्यू लेवल पे कितना पार्शियल प्रेशर होता है इन दोनों गैसेस का, क्योंकि हमें तो इन्हीं से मतलब है, ठीक है, क्योंकि हमें इसका ही यूज है ना, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और CO2 हम एक्सहेल करते हैं, तो हमें इन दोनों से मतलब है। हमें नाइट्रोजन से या वाटर की जो है पार्शियल प्रेशर उसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो एटमॉस्फेरिक एयर में हमने जाना कि जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर करीब 159 होता है, ठीक है, तो इसको हमने राइट डाउन कर लिया। और जो CO2 होती है उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 0.3 mmHg का होता है, ठीक हो रही है बात। mmHg क्या है बच्चे, वो यूनिट है प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि जब आपने इस एटमॉस्फेरिक एयर को, ये बच्चे क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर है,
ठीक हो रही बात। आपने इसको इनहेल करा, ठीक हो रही है, आपने नेगेटिव प्रेशर अंदर जनरेट करा, ठीक है, अपनी मसल्स के थ्रू, और जब एयर अंदर गई तो वो एल्वेलाई के बाद ब्लड में चली जाए, इसके लिए आपको क्या चाहिए कि वहां पे एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक हो रही है बात। तो जब अंदर एयर जाती है, एल्वेलाई में जब एयर जाती है, तो अंदर जाते जाते हो क्या जाता है कि उसका ह्यूमिडिफिकेशन होता है। क्या होता है बच्चे? ये वो ह्यूमिडिफाई होती है। इसको लिख लेते हैं और समझते हैं कि क्या होता है। एक होता है क्या? ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन कैसे होता है? जो आपका कंडक्टिंग पैसेज है, ठीक है, नोज हो गया, जो नेजल पैसेज है, जो फेरिंग्स है, जो ट्रैकिया है, जब इस दौरान एयर, ड्राई एयर अंदर की तरफ जाती है, तो अंदर जो म्यूकस की लेयर है वो उस ड्राई एयर को क्या करती है? थोड़ा ह्यूमिडिफाई करती है। अब ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब ये है कि वाटर का थोड़ा बहुत अमाउंट जो है उस पर्टिकुलर एयर में क्या हो गया है? एड ऑन हो गया है, ठीक है, वो एयर जो है सैचुरेट हो गई है थोड़ी वाटर के साथ। तो जब वाटर ने थोड़ी बहुत जगह ले ली है, तो किसी ना किसी गैस को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। क्लियर हो रही बात? तो जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, तो ऑक्सीजन या थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भी क्या होने लग जाएंगे? कम होने लग जाएंगे। तो इस वजह से एल्वेलाई में जब आप देखेंगे कि जो प्रेशर है वो एल्वेलाई में कितना आता है? तो 104 का आता है, ठीक हो रही बात। एक दूसरा रीजन है जिसकी वजह से एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है, वो ये है कि कंटिन्यूअस जो बॉडी टिश्यूज हैं वो कंटिन्यूअस क्या कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड को इस एल्वेलाई में भेज रही हैं। तो ये एल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो अपनी जगह मांग रहा है ना, स्पेस मांग रहा है, और ऊपर से ऑक्सीजन आ रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई उतनी ही स्पेस में सब कुछ हम दे दें। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसेंट्रेशन है, क्योंकि वो बढ़ती चली जा रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑक्सीजन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक हो रही है बात। क्योंकि अब ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली उसके पार्शियल प्रेशर पे उसका इफेक्ट दिखने लग जाएगा, और उसका पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। तो हमने दो चीजें सीखी कि क्यों एटमॉस्फेरिक एयर में और एल्वेलाई के जो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर है उनमें इतना डिफरेंस क्यों है, ठीक है, ये कम क्यों जाती है। तो यहां मैंने दोनों रीजन आपको बताए, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो रही बात। चलिए अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड है? जो टिश्यू से आ रहा है, ठीक हो रही बात। यहाँ जो है ऑक्सीजन कम अमाउंट में होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस करी जा रही है। तो ऑक्सीजन कम अमाउंट में है, तो कितने कम अमाउंट में है? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 40 mmHg के पार्शियल प्रेशर के साथ ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी प्रेजेंट है, ठीक हो रही बात। कई लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, ठीक है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नीट के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी नहीं ये पता होता है कि हम भले ही ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, चाहे वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हो या पल्मोनरी सर्कुलेशन हो, उन सभी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, बस हाँ उनका कंसेंट्रेशन ऊपर नीचे रहता है। क्लियर हो रही है बात। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसी की वजह से ये पार्शियल प्रेशर बन पा रहा है, ठीक है। तो कम अमाउंट में है, 40 mmHg के साथ प्रेजेंट है। क्लियर है। अब जब आप ये सपोज करिए कि जब ये वेन्स के थ्रू हार्ट में आया, फिर पल्मोनरी आर्टरी के साथ यहाँ लंग्स में आया, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब होगा, तो क्योंकि अब एल्वेलाई में ज्यादा कंसेंट्रेशन है तो इसलिए ज्यादा पार्शियल प्रेशर है, और डीऑक्सीजनेटेड में कम पार्शियल प्रेशर है, तो क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन होगा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, या ऐसे बोल सकते हैं हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ, ठीक हो रही है बात। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसके पास ज्यादा ऑक्सीजन आ जाएगी, और अब ये आ जाएगा 95 mmHg के पार्शियल प्रेशर के साथ। क्लियर हो रही है बात। पर हमने ये देखा है कि मान लीजिए एक ये बॉटल है, एक ये बॉटल है, दोनों को एक पाइप से जोड़ दें, ठीक है, और इसमें ज्यादा पानी रखें, इसमें कम पानी रखें, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, थोड़े टाइम बाद इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात। ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। एल्वेलाई है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, या पल्मोनरी कैपिलरीज है जिसमें वो ब्लड जाएगा। तो जहां जितना यहाँ पे कंसेंट्रेशन है ऑक्सीजन का, उसकी वजह से जितना पार्शियल प्रेशर यहाँ डेवलप हो रहा है उतना यहाँ नहीं हो पाया है, ठीक है। इसका भी रीजन है हमारे पास क्यों नहीं हो पाया, तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ पे ड्रॉ करें? इधर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करिए ये आपकी एक एल्वेलाई है, ठीक हो रही बात, और
इसके इर्द गिर्द क्या है बच्चे, ये आपकी पल्मोनरी कैपिलरी है, ठीक है, ये पल्मोनरी कैपिलरी होगी। अब हम ये एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि एक तो होता है कंडक्टिंग पैसेज और एक होता है रेस्पिरेटरी जो एरिया है, ठीक है, जहां पे रेस्पिरेटरी एरिया में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो भले ही यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इस पूरे एल्वियोलाई में प्रेजेंट हैं, इधर भी होंगे इधर भी होंगे, ठीक है, तो क्या एक्सचेंज ऑफ गैस यहां से भी हो रहा है? बताइए, एक्सचेंज ऑफ गैस क्या इस पर्टिकुलर एरिया से भी हो रहा है? तो आंसर है नहीं, सिर्फ इन कुछ एक लिमिटेड एरिया में ही क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ठीक है, यहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाएगा। तो जब यहाँ की ऑक्सीजन ही ब्लड में पहुंच पाएगी, ठीक है, तो वो उतना ही पार्शियल प्रेशर डेवलप कर पाएगी। जब यहाँ वाला एक्सचेंज हुआ ही नहीं तो वो पार्शियल प्रेशर कैसे डेवलप कर पाएगी उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में? क्लियर हो रही है बात? इसी वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, एल्वियोलाई का जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। क्लियर हो रही है बात? फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाएगा, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, आयोटा के थ्रू ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और वहां पे ये फिर पहुंचेगा टिश्यूज में। टिश्यूज में क्या है, टिश्यूज में इसको ब्लड जो है या बॉडी जो टिश्यूज हैं वो इसको यूटिलाइज करेंगे ऑक्सीजन को और इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो फिर से क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। क्लियर है? कितना पहुंच जाएगा? तो 40 mmHg के पास पहुंच जाएगा। क्लियर है? फिर ये चलता रहेगा, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है। तो टिश्यू ने जो प्रोड्यूस किया वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रांसपोर्ट होकर के फिर से हार्ट की तरफ जा रहा है और लंग्स की तरफ जा रहा है। चलिए ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो एटमॉस्फेरिक एयर में तो 0.3 mmHg के पार्शियल प्रेशर के साथ थी, लेकिन जब एल्वियोलाई में कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टिश्यू से भेजे जा रहे हैं तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहेगा। ठीक है, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहेगा। इसने स्पेस लिया था इसीलिए तो इसका कंसंट्रेशन कम हुआ था, इसीलिए तो इसकी भी पार्शियल प्रेशर कम हुई थी। यही तो मैंने रीजन बताया था आपको यहाँ पे। क्लियर हो रही है बच्चे बात? ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड वो ब्लड है जो टिश्यू प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक हो रही है बात? जो टिश्यू प्रोड्यूस कर रहा है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि प्रोड्यूस हो रही है तो थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहेगा। ठीक हो रही है बात? क्लियर है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब अब ये ब्लड इधर मूव कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है, यहाँ 45 mmHg के साथ पार्शियल प्रेशर पे है ये कार्बन डाइऑक्साइड और इधर 40 mmHg। समझ में आ रही है ना बात? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 है, एल्वियोलाई में 40 है, तो डिफ्यूजन ऑफ गैस किधर से किधर की तरफ होगा? फ्रॉम दिस पल्मोनरी कैपिलरी टू दिस एल्वियोलाई। 45 mmHg के प्रेशर की तरफ से 40 mmHg के प्रेशर की तरफ इसका जो है डिफ्यूजन होगा। क्लियर हो रही है बात? चलिए, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जैसे ही ये ऑक्सीजन एल्वियोलाई में दे देगा, ये भी कितनी बन जाएगी? 40 बन जाएगी, क्योंकि एल्वियोलाई ऑक्सीजन भी दे रहा है और ये ऑलरेडी जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर चुका है एल्वियोलाई में। ठीक हो रही है बात? ठीक। अब टिश्यू में आ जाते हैं, तो टिश्यू में फिर वही बात आ जाती है कि टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? 45 mmHg। जो टिश्यू में होगा वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा, चाहे आप ऑक्सीजन की बात करो या कार्बन डाइऑक्साइड की, दोनों सेम मैच करेंगे। क्लियर हो रही है बात? चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है कि पार्शियल प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को, वो हमने यहाँ पे कायदे से समझा। ठीक हो रही है बात? इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करते हैं जो नीट 2021 में आया है। द पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में कितना होता है? ठीक हो रही है बात? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एल्वियोलाई में आपका 104 और 40। ठीक हो रही है बात? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है आपका 104 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है आपका 40 mmHg। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपको अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि रिजॉल्व करूं। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।